हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल के 3 मार्च के तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जिस तरह से आज की तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे, प्लस आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए दोस्त आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि साथी आपका पेपर 4 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में है तो एक बार इस सेशन के सारे प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि आज की सेशन में 6 शिफ्टों का आकलन करने के बाद ये सेशन आपके लिए हम ले रहे हैं दोस्त। तो सबसे पहले जो आज की तीनों शिफ्टों का प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्त आने वाले शिफ्टों के लिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्त, क्या दिया है। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था। तो कल के 3 शिफ्ट प्लस आज की 3 शिफ्ट से टोटल साथी 6 शिफ्ट मिलाकर ये 3 बार सवाल एक दूसरे शिफ्ट में घूमे हैं। तो याद रखिए दोस्त, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था। तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया था। तो साथी डीपीएसपी, जिसे आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी। तो कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज किसका विभाग था। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्जा ये सैन्य विभाग था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथी, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से आज और भी एक बात, जिस तरह से मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे ना दोस्त, आपको पूरा बेसिक क्लियर होगा तो 70 क्वेश्चन में से आप आराम से साथी 65 प्रश्न सही कर सकते हैं। ऐसा आज की तीनों शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे गए थे। ओके दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इनमें से एक सदिश राशि कौन है। तो याद रखिए, बल एक सदिश राशि होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप ये हमें जरूर बताइए कि आपका किस डेट को अभी एग्जाम बाकी है, ये हमें जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि उसी तरह हमें पेपर तैयार करना रहता है। ये फटाफट हम इसलिए बनाए दोस्त कि आने वाले शिफ्टों के लिए सेशन महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो अबुल फजल द्वारा लिखे गए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्त किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिए, सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से है। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से है। तो याद रखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर है। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन मीजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। तो कौन मीजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। तो याद रखिए, चिरावन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाइडेस्पीज यानी झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ी थी। तो साथी हाइडेस्पीज की जो युद्ध हुई थी वो झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी। लेकिन आपसे पूछ रहा किन 2 राजाओं ने लड़ी थी ये लड़ाई। तो याद रखिए, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी हाइडेस्पीज का युद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि किस नदी के तट पे लड़ी गई थी। तो झेलम नदी के तट पे लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बांग्लादेश की नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त याद रखिए, सुरमा नदी को। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होती हैं। तो किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होती हैं। तो साथ ही याद रखिए, संवहन के कारण होती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है,
देशों के बीच तेजी से एकीकरण के किसके रूप में जाना जाता है? तो साथी देशों के बीच तेजी से एकीकरण ये किसके रूप में जाना जाता है? तो मेरे दोस्त ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? ये भी साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायसराय से लगभग 2 सवाल जरूर प्रश्न पूछ रहा है एक शिफ्ट में। तो भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो याद रखिए लॉर्ड मेयो की। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो ऐसी कौन सी झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो साथ ही गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? तो साथ ही निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? ये भी सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर के लिए। तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1979 को हुई थी, जो कि साथ ही बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ किससे जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है? तो प्रायद्वीप शब्द का अर्थ होता है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। तो ये ऑप्शन 3 तरफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो इनमें से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो साथ ही जो अभी फिलहाल में ही बजट पेश किया गया था ना, तो उससे भी प्रश्न लगभग 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो जो इसमें साथ ही ट्रेंडिंग के टॉपिक चले बजट में, आप करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो गूगल पे सर्च मारिए बजट 2024-25 के नाम से करेंगे तो वो पहला आ जाएगा, आप देख लेंगे, 1 लाइनर रहेगा सब क्वेश्चन। ओके दोस्त देखिए, तो कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो मेरे भाई अंतिम माल की बिक्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला या वाली पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तो साथ ही भानु अथैया थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है? तो पाइका ये किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है? तो साथ ही झारखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो साथ ही मिजोरम राज्य का है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथ ही इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा तापी नदी है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? तो साथ ही आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका इन 75 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। ओके सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो याद रखिए कलिंग का युद्ध। तो आप बताइए दोस्त कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए सभी साथी बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो साथी राणा तलवार थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? तो याद रखिए वेम्बनाड।
ये वेमनाड झील केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? तो याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा स्मारक है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दोस्त गोल गुंबज, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथी अजीलामू लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप जिस भी ग्रुप में ऐड है या आपके कोई भी साथी या सहभागी जो इसमें आरपीएफ की तैयारी कर रहा है और उनका एग्जाम 4 तारीख से 18 के बीच में है, तो इस सेशन को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। 1 मिनट का समय निकालिए, इसके साथ ही वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने जाके दोस्त ग्रुप में जहाँ वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज की सेशन में हो रहे हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? बताइए अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? तो मेरे दोस्त मुल्क राज आनंद द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखी गई है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के चरण दूसरे की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो साथी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दूसरे की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो याद रखिए 2020-21 से होती है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? तो साथी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो विलियम कॉनराड रॉन्टगन था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? तो साथी सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? तो याद रखिए जॉन उटजन है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर क्या दिया है? इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इगास महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो ये भी काफ़ी इजी सवाल है दोस्त। आगरा शहर के संस्थापक की बात करें तो सिकंदर लोदी थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? तो साथी कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? तो याद रखिए भारती और मैत्री हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब साथी आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब जो रिंगटोन की आवृत्ति होती है वो समान रहती है। तो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा कण ये किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो अल्फा कण जो होते हैं ये किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो साथ ही हीलियम के होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर क्या दिया है? सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन है? तो साथ ही इनमें सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? सीजियम है, लिथियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो याद रखिए दोस्त सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व इनमें है वो सीजियम है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर क्या दिया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो साथ ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा रुक्मणी था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर क्या दिया है?
16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? 16वीं शताब्दी के मध्य में जो पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे वो साथी पुर्तगाली मिशनरी थे। सी ऑप्शन पुर्तगाली मिशनरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो याद रखिए तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथी इस समय तो ओलंपिक से सवाल पूछे जा रहे थे खेल से संबंधित। कल के तीनों शिफ्टों में साथी जो ओलंपिक हुआ था ना वो मनु भाकर से संबंधित है। ये सवाल जरूर पूछा था ओलंपिक से, मनु भाकर से। तो आज भी साथी ओलंपिक से पूछा था। अब देखते हैं कल की शिफ्ट में किस खेल से सवाल पूछता है। तो देखिए T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय जो कौन बने हैं, तो सभी को मालूम होगा रोहित शर्मा बने होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा क्या होती है? तो सर जी रियाल होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो साथी इनमें से पल्लवों की राजधानी कौन थी बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल तो एहोल थी। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? बताइए उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो साथी याद रखिए अरविंद अडिगा हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो साथी इनमें से भारत में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो याद रखिए एक तो ज्वार है, पवन और एक सौर ऊर्जा है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शाओमी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो साथी देखिए XIAOMI से क्या पढ़ते हैं, शाओमी पढ़ते हैं। तो इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो याद रखिए SU7 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे SU7। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 50। पेमायांग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए पेमायांग्स मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा लुइस कैरोल हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो साथी काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। डी ऑप्शन में भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो साथी इनमें से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए डॉक्टर कनक रेले को। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो साथी हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो याद रखिए बृहत हिमालय कहलाती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 55। अकबर की शासन सभा यानी सिंहासन ये किस में थी, यानी किस शहर में थी जो अकबर की शासन सभा थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए आगरा शहर में थी। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से ये किसकी प्रक्रिया है? बताइए दोस्त जो आर्थिक संदर्भ में है वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से ये किसकी प्रक्रिया है? तो याद रखिए एकीकरण की प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 57 नंबर पे। घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो साथी घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 58।
सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? तो साथी सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए निजाम खान था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो याद रखिए पूर्णिमा श्रावण मास के दिन। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं भाई आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है? गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो साथी गूगल पे आप लोग काफ़ी सर्च करते हैं, तो ये इंजन एक प्रकार का है। तो किस वर्ष में लॉन्च किया गया था इसे? तो साथी 1998 में किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथी हुक का जो सिद्धांत है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए? तो याद रखिए प्रत्यास्थता संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा जो साथी करंट को रोकता है तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। चार मीनार स्मारक कहाँ पर स्थित है? जो साथी चार मीनार स्मारक है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। गलत युग्म को पहचाने, यानी उस्ताद अल्लाह रखा यानी उनके वादन से संबंधित सवाल है ये। उस्ताद अल्लाह रखा खान क्या बजाते हैं? तो साथी बिल्कुल तबला बजाते हैं। रविशंकर सितार के मामले में प्रसिद्ध है। मोगूबाई कुर्दिकार ये गायिका हैं। उस्ताद बिलायत खां, लेकिन दोस्त ये सरोद के वादक नहीं थे, ये सितार वादक थे। याद रखिए दोस्त ये सितार वादक थे। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही अगर उस्ताद बिलायत खां का सितार वादक रहता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे सरोज से दिया तो यहीं पे गलत हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, 65 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो साथ ही ये सवाल तो हमने कई बार करा दिया है। तो कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेते हैं? तो केरल राज्य करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो साथी भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो साथी बेगम हजरत महल भारतीय किस विद्रोह से संबंधित है? तो इस सिपाही विद्रोह 1857। भाई हर शिफ्ट में 1857 से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, 68 नंबर। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच इसकी योजनाओं के किसके रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो आवर्ती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। विलियम कॉनराड रॉन्टेगन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो हमने ये सवाल किया था साथी कि विलियम कॉनराड रॉन्टेगन ने किसकी खोज की थी? तो मेरे दोस्त एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे जो होता है ना, इसकी खोज किसने किया था? तो विलियम कॉनराड रॉन्टेगन ने किया था। नेक्स्ट अगला 70 नंबर बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर? कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है? तो साथ ही अनुच्छेद 19 कर देता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत में साथी वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी लागू हुआ था वो 2017 में लागू कर दिया गया था। जो कि साथी इसके अध्यक्ष होते हैं ना, वो वित्त मंत्री साहब होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो साथ ही भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना जरूरी है? तो अनुच्छेद 93 करता है। ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से किसे यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो साथी निम्नलिखित में से किसे यारलुंग संगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो साथी कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ध्यान देंगे दोस्त, उबेर कप प्रदान की जाती है। उबेर कप याद रखिए, वेब एलिस कप नहीं, विजडन ट्रॉफी नहीं, डर्बी कप नहीं, उबेर कप प्रदान की जाती है बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का दोस्त, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ शतक के ठोक के आ रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के जो सबसे अधिक शतक बनाने वाले प्लेयर हैं, रिकॉर्ड विराट कोहली जी के नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कि आपका आज का सेशन से स्कोर कितना बना? एक बार अब जित भाई लोग का एग्ज़ाम हो चुका है वो एक बार अपना फीडबैक जरूर देंगे साथी, क्योंकि उनसे हमें आइडिया लग जाता है कि आने वाले शिफ्टों में कैसे सवाल पूछा जा सकता है, और आने वाले शिफ्टों के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ मतलब कि फ़ायदा हो जाता है, उनको भी आइडिया लग जाता है कि सवाल कैसा पूछा जा सकता है और किस टाइप के हमें अब तैयारी करना है। ओके दोस्त, तो जितने लोग का एग्जाम हो चुका है वो अपना एक बार कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ रीजनिंग से क्या पोजीशन बनाई आज के शिफ्ट से। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। यदि आपका साथी रीजनिंग तैयारी करना है तो आज के सेशन देखिएगा, कम से कम आपको 10 से 12 सवाल आपको उसी तरह का देखने को मिलेगा आज जो हम शाम को 7 PM पे क्लास करने वाले हैं। ओके तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 7 PM पे एक और नए क्लास के साथ। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।